अस्सलाम वालेकुम। अनमोल हिस्ट्री में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, एक दिन बादशाह अपने वज़ीरों और मशीरों के साथ दरबार में मौजूद था। बादशाह का मूड काफ़ी अच्छा था। वो नौजवान वज़ीर की तरफ मुड़ा और पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वज़ीर शर्मा गया, इसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहा लगाया और बोला, तुम घबराओ नहीं, बस अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वज़ीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सुल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी यह सुल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होता। वज़ीर खामोश हो गया। बादशाह हंसा और बोला, मैं अगर तुमको अपनी आधी सुल्तनत दे दूँ तो तुम क्या करोगे? वज़ीर ने घबरा कर ऊपर देखा और बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फ़ौरन सेक्रेटरी को बुलाया और इसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने अपने पहले हुक्म के ज़रिए अपनी आधी सुल्तनत नौजवान वज़ीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया और दूसरे हुक्म में बादशाह ने वज़ीर का सर कलम करने का आर्डर दिया। वज़ीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगा दी और वज़ीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन है। इन 30 दिनों में 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। तुम कामयाब हो गई तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा, तुम्हें आधी सुल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वज़ीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने इसके बाद कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वज़ीर ने लिखना शुरू किया। बादशाह ने कहा, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बादशाह ने दूसरा सवाल किया, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बादशाह ने इसके बाद नकारे पर चोट लगाई और बाबाज़ बुलंद कहा, तुम्हारा वक्त शुरू हुआ चाहता है। वज़ीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। इसने उस शाम मुल्क भर के दानिश्वर, अदीब, मुफक्कर और ज़हीन लोगों को जमा किया और सवाल इनके सामने रखा। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल पर ही कोई राय कायम न कर सके। वज़ीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। आने वाले दिनों में वो लोगों को पढ़ाता रहा, मगर तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर चला गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर इसे तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया और अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। इसको यकीन था ये इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। कल इसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकज़ी दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में गया। आबादी के सिरे पर एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता ही झोंपड़ी तक पहुंच गया। फ़कीर सूखी रोटी पानी में डुबो कर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा हुआ था और फ़कीर का कुत्ता दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी और खूब हंसा और बोला, जनाब अली, आप दुरुस्त जगह पहुँचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वज़ीर ने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फ़कीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रख दिए और मुस्कराया, अपना बोरिया उठाया और वज़ीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वज़ीर ने झुक कर देखा। बोरिए के नीचे शाही लिबास था। यह वो लिबास है जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को इनायत करता था। फ़कीर ने कहा, जनाब आली, मैं भी इसी सुल्तनत का वज़ीर होता था। मैंने भी आपकी तरह एक दफ़ा बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा अब आप खुद देख लीजिए। वज़ीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फ़कीर खूब हंसा और जवाब दिया, मेरा मामला आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने जब बादशाह को जवाब बताए तो आधी सुल्तनत का परवाना फाड़ा और बादशाह को सलाम किया और इस कोठिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन यह साबिक वज़ीर की हमाकत की तज्जिया का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चनाचा वज़ीर ने फ़कीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फ़कीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा,
لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ وہ رکا اور بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر شرمسار ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر کی شرط پوچھی۔ فقیر خوب ہنسا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پئیں گے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر بھی کتے کا بچا ہوا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس اب دو راستے ہیں۔ تم انکار کر دو اور بادشاہ تمہارا سر اتار دے، یا پھر تم یہ دودھ پیو اور تمہاری جان بھی بچ جائے، تم عادی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ۔ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر مشکل میں پھنس گیا۔ ایک طرف زندگی اور عادی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی لیا۔ فقیر خوب ہنسا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے۔ یہ اسے کتے کا بچا ہوا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کوٹھیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا اور موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا، میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں پھنستا چلا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان تینوں حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کوٹھیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا، اور جوں جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے سینے میں خوفناک درد اٹھا اور گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ناظرین، ہمیں کسی دن کسی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم لوگ زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر رہے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا، اس دن ہم غرض کی ان غلیظ پیالوں سے برتر ہو جائیں گے۔